हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जीएसआईक्यू एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि आप लोगों को ये पता है कि बिहार स्पेशल का एक बहुत ही बढ़िया पुस्तक है, बिहार का परिचय, जो इम्तियाज अहमद के द्वारा लिखी गई है। इम्तियाज अहमद और रजनीश कुमार के द्वारा उसको लिखी गई है। तो इस पुस्तक को पढ़ लेने के बाद में आपको एक भी बिहार स्पेशल से जो भी प्रश्न बीपीएससी या फिर बिहार दरोगा या फिर बिहार पुलिस में पूछे जाते हैं, उससे एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटने वाला है। तो बस मैं उसी को यहाँ पे आप लोगों को करवा रहा हूँ। आप लोग इस वीडियो के माध्यम से आप लोग उसको पढ़ सकते हैं। इसके पहले मैंने 2 वीडियो को ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर के उसको आप लोग प्लेलिस्ट के थ्रू देख सकते हैं, या और प्लेलिस्ट का जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ नीचे आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज फिर हम नेक्स्ट आज के एपिसोड में चालू करते हैं गुप्तकालीन बिहार। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि फिर जब भी मैं वीडियो को अपलोड करूं आप लोगों को वो मिल सके। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, क्योंकि उससे क्या होता है कि आप बेल आइकन को जैसे ही प्रेस करते हैं तो आपका नोटिफिकेशन मिल जाता है आपको पहले ही। जैसे अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन वहां पे पहले ही मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिएगा और अपनी सुझाव कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आपके कमेंट्स का हमें इंतजार रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं हम गुप्तकालीन बिहार में। तो देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। तो पहला प्रश्न है कि चंद्रगुप्त प्रथम का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था। तो चंद्रगुप्त प्रथम का राज्याभिषेक जो हुआ था वो पाटलिपुत्रा में हुआ था। चंद्रगुप्त के पाटलिपुत्र में राज्याभिषेक और गुप्त वंश की स्थापना का जो वर्ष कौन सा था, तो 320 ईसा पूर्व, 320 ईस्वी था। ओके, आगे देखते हैं कि किस शासक ने वैशाली के लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था। तो चंद्रगुप्त प्रथम ने शादी किया था किससे, वैशाली के लिच्छवी राजकुमारी राजकुमारी कुमार देवी से किया था। चंद्रगुप्त प्रथम ने 320 ईस्वी में महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। तो पाटलिपुत्रा में इन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। 320 ईस्वी में चंद्रगुप्त ने गुप्त संवत का भी प्रचलन किया। गुप्त संवत जो है वो 320 ईस्वी में ही शुरू हुआ था। किस शासक ने स्वयं को लिच्छवी दोहित्र कहा है। तो ये समुद्रगुप्त ने खुद को लिच्छवी दोहित्र कहा है। नेक्स्ट देखते हैं कि बिहार में गुप्त शक्ति के संगठन का श्रेय किसको दिया जाता है। तो बिहार में जो गुप्त शक्ति के जो श्रेय है, संगठन का श्रेय जो दिया जाता है वो चंद्रगुप्त द्वितीय को दिया जाता है। गुप्त साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी, तो पाटलिपुत्रा में थी। किस शासक ने से श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने गया में एक बौद्ध मठ स्थापित करने की अनुमति मांगी। तो समुद्रगुप्त से उसने अनुमति मांगी थी। आगे देखते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना का युग क्या है। तो ये बीपीएससी 43 में पूछा गया है। तो ये गुप्त काल में नालंदा विश्वविद्यालय, वही कुमार गुप्त प्रथम ने इसकी स्थापना किया था। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था, तो वही कुमार गुप्त था। ठीक है, आगे देखते हैं कि बोध गया के महाबोधि जो मंदिर की स्थापना किसने किया था, मतलब कब हुई थी, तो गुप्त काल में हुआ था बोध गया का महाबोधि मंदिर की स्थापना। चीनी यात्री फाहियान कितने समय तक पाटलिपुत्र में रहा था, तो ये रहा था जो वो 3 साल तक रहा था। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में फाहियान भारत पर भ्रमण पे आया था। इसका उद्देश्य बौद्ध पांडुलिपियों को प्राप्त करना था। आर्यभट्ट का जो संबंध था किस नगर से था, तो आर्यभट्ट का संबंध जो था वो पाटलिपुत्र से। आर्यभट्ट एक बहुत बड़े गणितज्ञ थे और खगोल शास्त्री भी थे। आगे देखते हैं कि गुप्त काल की एक सुंदर कार्तिकेय की मूर्ति किस जिले में प्राप्त हुई, तो शाहाबाद में प्राप्त हुई। बिहार में 7.5 फीट ऊंची बुद्ध देव की एक पीतल की मूर्ति प्राप्त हुई है, कहां से, तो सुल्तानगंज से प्राप्त हुई है। राजगीर के मणिनाग मंदिर में पत्थर पर खोदे हुए गणेश, विष्णु तथा नाग नागिनों का चित्र है, यह किस काल के हैं, तो यह गुप्त काल के हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि राजगृह में स्थित जरासंध की बैठक का निर्माण किस काल में हुआ माना जाता है, तो ये गुप्त काल में हुआ माना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं कि तीरभुक्ति यानी कि आधुनिक दरभंगा का राज्यपाल कौन था, तो गोविंद गुप्त था। गोविंद गुप्त जो था वो चंद्रगुप्त का द्वितीय छोटा पुत्र था। बिहार में बौद्ध विहार का प्राचीनतम केंद्र था, तो नालंदा था। नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए प्रसिद्ध था, तो बौद्ध धर्म दर्शन के लिए प्रसिद्ध है। बीपीएससी 42वीं में पूछा गया हुआ प्रश्न है। आगे देखते हैं कि नालंदा में अवस्थित भारतीय विश्वविद्यालय में फाहियान किसकी शासन के दौरान आया था, तो ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासन के दौरान ये आया था। नेक्स्ट देखते हैं कि
किसने यह वर्णन किया कि मध्य भारत के सभी देशों में मगध देश जो है सर्वाधिक नगर थे, मगध देश में सर्वाधिक नगर थे। धनपतियों ने यहाँ चिकित्सालय बनवाए थे जहाँ रोगियों को मुफ्त भोजन तथा दवाएं दी जाती थी। ये किसने कहा है? तो ये फाहियान ने वर्णन किया है। गुप्त संवत कब से आरंभ होता है? तो 320 ईस्वी से आरंभ होता है। निम्नलिखित शासकों में किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो भारत का जो नेपोलियन कहा गया है वो समुद्रगुप्त को कहा गया है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं कि सौराष्ट्र और मालवा का जो क्षेत्र है कि विजय किस गुप्त सम्राट ने किया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के नाम से जो प्रसिद्ध था, उसी ने मतलब क्या किया, सौराष्ट्र और मालवा क्षेत्र की इसने क्या किया कि विजय प्राप्त किया है। प्रयाग प्रशस्ति का रचयिता कौन थे? तो हरिसेन जो थे वो प्रयाग प्रशस्ति के रचयिता थे। किस गुप्त सम्राट ने दक्षिण भारत के सफल सैनिक अभियान किए थे? तो ये समुद्रगुप्त ने दक्षिण भारत के सफल सैनिक अभियान किए थे। प्रयाग प्रशस्ति में किस सम्राट के विजय अभियानों की चर्चा है? तो ये समुद्रगुप्त की चर्चा है। गुप्त साम्राज्य के पतन के क्या कारण थे? तो गुप्त साम्राज्य के पतन के कारण जो थे 1, 2 और 3, यानी कि हुणों के आक्रमण, प्रशासन का सामंती स्वरूप और कमजोर शासक। ठीक है, आर्थिक आर्थिक जो कारण था, ये आर्थिक संकट इसका कारण नहीं था। नेक्स्ट देखते हैं कि मगध पर मिहिर कुल का आक्रमण किस शासक के समय में हुआ था? तो नरसिंह गुप्त के शासन के समय में हुआ था। गुप्त ज्ञान विज्ञान के गुप्त काल जो था वो ज्ञान विज्ञान के विकास का स्वर्णिम युग था। इसमें योगदान करने वाले विद्वान कौन थे? तो वराह मिहिर थे, आर्यभट्ट थे एवं ब्रह्मगुप्त थे, यानी कि ऑप्शन सी जो सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं कि मगध के टॉपिक जो है मगध के परवर्ती गुप्त शासक। ठीक है, तो मगध के परवर्ती गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो ये था कृष्णगुप्त, यानी कि कृष्णगुप्त का शासनकाल लगभग 510 से 525 ईस्वी तक रहा। मगध के किस परवर्ती गुप्त शासक ने मौखरी शासक को पराजित किया? तो कुमार गुप्त तृतीय ने मौखरी शासक को पराजित किया था। मौखरी शासक ने किसे परास्त कर मगध के अधिकांश भाग को जीत लिया था? तो दामोदर गुप्त को परास्त करके इसने क्या किया था कि अधिकांश जो मगध का भाग था उसको जीत लिया था। नेक्स्ट देखते हैं कि हर्षवर्धन किसे मगध के क्षेत्र में अपना प्रतिनिधि बनाया था? तो ये माधव गुप्त को अपना प्रतिनिधि बनाया था। आगे देखते हैं कि हर्षवर्धन की मृत्युपरांत बिहार के कुछ क्षेत्रों में कुछ समय के लिए तिब्बत की संप्रभुता स्थापित हो गई थी, जिसका अंत किया था किसने? तो ये किया था आदित्य सेन ने, इसका अंत किया था। बिहार के किसी स्थानीय शासक अर्जुन ने चीनी यात्रियों को क्षति पहुंचाई थी। प्रतिशोध में तिब्बत और नेपाल की सेनाओं ने बिहार पर आक्रमण किया था। मगध के किस परवर्ती गुप्त शासक ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था? तो आदित्य सेन ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था। आगे देखते हैं कि मगध के परवर्ती गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इसका अंतिम शासक जीवित गुप्त द्वितीय था। कनौज के शासक जीवित गुप्त द्वितीय की हत्या कर इस वंश का अंत कर दिया था। ओके, कनौज के शासक ने इसका हत्या किया था। नेक्स्ट देखते हैं कि मगध के किस परवर्ती गुप्त शासक को असंख्य शत्रुओं का विजेता कहा गया है? तो कृष्णगुप्त को कहा गया। यह विद्वानों द्वारा सदा घिरा रहता था। मगध के परवर्ती गुप्त शासक और उसके उपाधियों का सुमेलित कीजिए। तो इसका आंसर हम देख लेते हैं। तो इसका आंसर है सी, यानी कि सी यानी कि ए का 2, यानी कि हर्षगुप्त जो है वो वीर योद्धा था। ठीक है, बी का 4 है कुमार गुप्त जो था वो महाराजा धीराज की उपाधि धारण किया था। और सी का 3 यानी अद्वित गुप्त जो था परम भट्टारक महाराजा धीराज की उपाधि धारण किया था। और आदित्य सेन जो था वो डी का जो था, सॉरी ये जो सी का है, सी का 3 होगा। ठीक है, सी का 3 यानी कि जीवित गुप्त जो था वो राजाओं में सिरमौर था। मैंने गलती बता दिया। ठीक है, सी का जो होगा वो 3 होगा और डी का जो होगा वो आदित्य सेन जो था वो क्या किया था कि वो परम परम भट्टारक महाराजा धीराज की उपाधि धारण किए थे। तो ऑप्शन सी इसका सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं कि मगध के किस परवर्ती गुप्त सम्राट के बारे में कहा गया है कि उसने समुद्र तट तथा हिमालय के शत्रुओं को जीता था? ये जीवित गुप्त के बारे में कहा गया है। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद मगध के अंतर्गत एक विस्तृत साम्राज्य स्थापित करने वाला प्रमुख शासक कौन था? तो आदित्य सेन था। मगध के किस परवर्ती गुप्त सम्राट के शासनकाल में चीनी राजदूत वांग हुएन से भारत की यात्रा किया? तो आदित्य सेन था। आगे देखते हैं कि मगध के परवर्ती गुप्त शासकों का सही क्रम कौन सा है? तो इसका जो सही क्रम होगा वो बी होगा। सबसे पहले कृष्णगुप्त, फिर हर्षगुप्त,
फिर होंगे जीवित गुप्त, फिर कुमार गुप्त, फिर दामोदर गुप्त, फिर आपको महासेन गुप्त और फिर होंगे देवगुप्त, फिर होगा माधव गुप्त और फिर होगा आदित्य गुप्त। ठीक है, कृष्ण गुप्त, हर्ष गुप्त, जीवित गुप्त, कुमार गुप्त, दामोदर गुप्त, महासेन गुप्त, देवगुप्त, माधव गुप्त, आदित्य सेन। ठीक है, आगे देखते हैं, इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं कि गुप्तोत्तर युग और बिहार, यानी कि चीनी यात्री इत्सिंग बिहार का भ्रमण किया, लगभग कब किया? तो 673 ईस्वी में किया। इत्सिंग ने 675 ईस्वी से लगातार 10 वर्षों तक नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की। हर्षवर्धन के समय बिहार राज्य में कौन से विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था? तो ये नालंदा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था। नेक्स्ट देखते हैं कि चीनी यात्री ह्वेनसांग, चीनी यात्री जो ह्वेनसांग था, एक सेकेंड, चीनी यात्री जो ह्वेनसांग था वो किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो ये जो किया था नालंदा विश्वविद्यालय में किया था। यानी कि ह्वेनसांग ने नालंदा विश्वविद्यालय में 635 से 640 यानी 5 वर्षों तक अध्ययन किया। ह्वेनसांग ने पाटलिपुत्र की यात्रा किस वर्ष में की थी? तो इसने किया था सन 635 635 ईस्वी में इसने क्या किया था कि मतलब अपना पाटलिपुत्र की यात्रा की थी। नेक्स्ट है कि बोध गया के महाबोधि वृक्ष को क्षति पहुंचाने वाला शासक कौन था? तो ये था शशांक। शशांक बंगाल का शासक था जो क्रूर एवं धर्मांध था। ठीक है, धर्म को नहीं मानने वाला, धर्म से ज्वलन रखने वाला। ओके, पालकालीन बिहार टॉपिक में देखते हैं कि पाल वंश के संस्थापक कौन थे? तो पाल वंश के जो संस्थापक हुए वो गोपाल हुए। गोपाल का शासनकाल 750 से 770 ईस्वी तक रहा। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? तो धर्मपाल था, जो धर्मपाल का शासनकाल 770 से 810 तक था। नेक्स्ट देखते हैं कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना जो है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस वंश के शासक ने किया था? तो ये पाल वंश के शासक ने किया था। आधुनिक बिहार किस जिले में विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थित था? तो ये था भागलपुर में स्थित था। नालंदा महाविहार को आर्थिक अनुदान लेने वाला शासक था? तो हर्ष धर्मपाल एवं देवपाल था। मुंगेर बिहार को अपनी राजधानी बनाने वाला पाल शासक कौन था? तो देवपाल था। नेक्स्ट देखते हैं कि पाल शासकों द्वारा बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय को विशेष प्रोत्साहन दिया गया? तो महायान को दिया गया। किस शासक के काल में शैलेंद्र वंश के शासक ने नालंदा में एक बौद्ध मठ का स्थापना करवाया? तो ये देवपाल था। इसके लिए देवपाल ने 5 गांव दान के रूप में दिया था। नालंदा विश्वविद्यालय के खर्चे के लिए किसने 200 गांवों को दान में दिया था? तो धर्मपाल ने दिया था। किस शासक ने ओदंतपुरी यानी कि बिहार शरीफ में बौद्ध विहार की स्थापना करवाया था? तो गोपाल ने करवाया था। आगे देखते हैं कि किस काल में कांसे की मूर्तियों की निर्माण की एक उन्नत शैली का विकास बिहार में हुआ था? तो पाल युग में हुआ था। बिहार में पाल युग में कांस्य से निर्मित मूर्ति एक उन्नत शैली का विकास हुआ। कांस्य मूर्तियों के निर्माण की इस शैली में निर्णायक देन किसकी थी? तो धीमन एवं बिटफाल की थी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं कि पालकालीन कांस्य मूर्ति कलाकार धीमन एवं बिटफाल कहाँ के निवासी थे? तो ये जो निवासी थे वो नालंदा के निवासी थे। धीमन का पुत्र जो था वो बिटफाल था। पालकालीन कांस्य प्रतिमाएं सांचे में ढली है, इसका साक्ष्य मिलता है कहाँ से? तो नालंदा एवं कुकरीहार जो गया से मिलता है। नेक्स्ट है कि पालकालीन मूर्ति कलाकार धीमन एवं बिटफाल किसके समकालीन थे? तो ये जो थे वो धर्मपाल एवं देवपाल के समकालीन थे। चित्रित पांडुलिपि जो सहस्रिक जो है, सहस्रिक प्रज्ञा परमित और पंचरक्ष किस युग के हैं? तो ये पाल युग के हैं। पालकालीन चित्रकला का भित्ति चित्र के रूप में कहां से प्राप्त हुआ है? तो ये नालंदा से प्राप्त हुआ है। पाल शासक अपना आदेश प्रसारित करते थे किसको? तो पाटलिपुत्र से प्रसारित करते थे। किससे कर मतलब कहां से करते? तो पाटलिपुत्र से करते थे। पाल काल में श्रीनगर भुक्ति कहा जाता था किसको? तो मगध को। संभवतः अंग पुंडवर्धन भुक्ति थे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं कि देवपाल की अनुमति से सुमात्रा के राजा बलदेव पुत्र ने कहा विदेशी विद्यार्थियों के लिए छात्रावास का निर्माण कराया? तो नालंदा में विदेशी यात्रियों के लिए छात्रावास हॉस्टल्स का निर्माण कराया था। आगे देख लेते हैं हम कि मिथिला के कर्नाट शासक वंश, मिथिला या तिरहुत के कर्नाट राज्य का उदय 1097 से 98 में किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये रामपाल के शासनकाल में हुआ था। मिथिला या तिरहुत के कर्नाट राज्य का संस्थापक कौन था? तो ये था नान्यदेव था। आगे देखते हैं कि मिथिला के कर्नाट
मिथिला के कर्नाट शासकों की राजधानी कहाँ थी? तो ये सिमरावगढ़ थी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं कर्नाट वंश का अंतिम शासक था कौन था? तो हरि सिंह था। कर्नाट वंश का जो कर्नाट वंश का पूर्णतः अंत कब हुआ था? 1378 ईस्वी तक अंत हो गया। बिहार में किसके समय में पंजी प्रबंध का विकास हुआ था? तो कर्नाट शासक के संबंध में हुआ था। ठीक है, आगे देख लेते हैं हम कि तिब्बती इतिहासकार जो थे, एक सेकेंड, हाँ, तिब्बती इतिहासकार धर्म स्वामी तिरहुत आया था कब? तो 1234 ईस्वी में आया था। बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय कर्नाट राज्य पर किसका शासन था? तो ये नरसिंह देव का शासन था। तुर्क सेनापति तुगरिल तुगन द्वारा मिथिला पर आक्रमण की चर्चा करने वाला विदेशी यात्री कौन है? तो मुल्ला तकिया और धर्मास्वानी, यानी कि बी और सी दोनों आंसर होगा। नेक्स्ट है कि तुगरिल तुगन के अभियान के समय कर्नाट राज्य का शासक था? तो ये था राम सिंह देव का शासक था। कर्नाट शासकों से कौन एक महान समाज सुधारक था? तो हरसिंह देव जो था वो एक महान साम्राज्य सुधारक था। पंजी प्रबंध मिथिला क्षेत्र में किसके शासन काल में मुख्य रूप से विकसित हुआ था? तो ये हरसिंह देव के शासन काल में ये जो क्या हुआ, मुख्य रूप से विकसित हुआ था। ओके, तो चलिए दोस्तों, आज के लेक्चर में और आज के इस एपिसोड में बस यही हमारा यहाँ पे आज मतलब ये जो गुप्तोत्तर काल मतलब प्राचीन बिहार का इतिहास यहाँ पे समाप्त होता है। तो नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट एपिसोड है मध्यकालीन बिहार, हम लोग जल्द ही लेकर के उसको आएंगे। और मेरी ये कोशिश रहेगी कि मध्यकालीन बिहार को मैं एक ही वीडियो में कवर करूंगा। ठीक है, वो इसलिए कि वीडियो थोड़ा मतलब लंबा हो जाएगा, लेकिन उसके लिए आप लोग चिंता ना कीजिएगा, बस एक ही बार तो देखना है, मतलब उसको एक ही वीडियो में पूरा आपको एक ही जगह मिल जाएगा। ठीक है, और इस वीडियो को मतलब याद अगर आपको नहीं हो रहा है तो आप इसको क्या कीजिए कि 1 से 2 बार आप कोई भी काम करते रहिए। ठीक है, आप मतलब स्टूडेंट हैं, बाहर रह रहे हैं तो खाना बनाते रहिए, या फिर आप सोए रहिए, लेटे रहिए, कोई भी काम करते रहिए, आप ईयरफोन लगाइए और उसको एक बार लगा लीजिए प्लेलिस्ट में, और उसको आप देखते रहिए। ठीक है, सुनते रहिएगा, सुनने से ही याद हो जाएगा। ठीक है, और फिर मिलते हैं बहुत जल्द ही नेक्स्ट एपिसोड लेकर के आएंगे, जिसमें हम कोशिश करेंगे कि मध्यकालीन बिहार का जो इतिहास है वो एक ही वीडियो में उसको मैं कवर करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, और ऐसे पार्ट वाइज में कवर करने की कोशिश नहीं करूंगा, मैं एक ही वीडियो में उसको कवर करने की कोशिश करूंगा। और आप लोग इतना सारा जो इस यूट्यूब चैनल मेरे इस यूट्यूब चैनल को आप प्यार दे रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत आपका मैं धन्यवाद करता हूं। और ऐसे ही अपना सपोर्ट और अपना प्यार बनाए रखिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, और जो भी आपके ग्रुप में व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, जो भी जहां है वहां इसको शेयर करते रहिए। और इस यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा तो यहाँ पे आपको मिलेगा बहुत सारे और भी ऐसे चीज है जो बीपीएससी के एग्जाम के लिए, या फिर बिहार दरोगा, एनटीपीसी, या फिर बिहार पुलिस, या कोई भी कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत सारे ऐसे चीज मटेरियल हैं जो यहाँ पे अवेलेबल कराए जाते हैं। टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर मेरे से आप लोग पर्सनली सोशल मीडिया के थ्रू जुड़ना चाहते हैं तो उसका भी मैंने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहिए हमारे जीएसआईक्यू एजुकेशन के साथ में।